नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। लाख टके का सवाल है, विपक्ष को मिटा देने की भाजपा की रणनीति भला क्या है? जवाब है वही जो भारत के राज्य रजवाड़ों की हुआ करती थी। भारत के हिंदू राजाओं ने हमेशा अपनी गद्दी के लिए सब जायज समझा। विचारधारा, धर्म, विजन और देश विकास व जन कल्याण के बजाय सिर्फ और सिर्फ सत्ता की फिक्र की। वैसी ही धुन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हर चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना। हिसाब से सन 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी लोकसभा चुनाव माना जाना चाहिए। इसलिए यदि उसमें उनकी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई तो वे चक्रवर्ती प्रधानमंत्री कहलाएंगे। संभवतया इसी मनोविज्ञान में उन्होंने विपक्ष को खत्म करने की बहुमुखी रणनीति बना रखी। इसलिए आज के मेरे खुलासे का शीर्षक है, विपक्षी पार्टियों के अवसर नहीं हैं, वे हारेगी या टूटेगी। हाँ, भाजपा की पुरानी रणनीति है कि प्रादेशिक पार्टियों को या तो हराकर खत्म करना है या तोड़कर खत्म किया जाना चाहिए। भाजपा की पुरानी सोच रही है कि देश में सिर्फ दो ही पार्टियां होनी चाहिए। यदि दूसरी पार्टी कांग्रेस हो तो वह भाजपा के ज्यादा अनुकूल और सही है, क्योंकि भारतीय जनसंघ के जमाने से यानी कोई 72 साल के प्रचार के दम पर भाजपा ने, संघ परिवार ने कांग्रेस को देश की सारी समस्याओं की जड़ के तौर पर स्थापित किया हुआ है। भारत के विभाजन से लेकर देश की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आबादी जैसी तमाम समस्याओं के लिए भाजपा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रखा है। साथ ही तमाम तरह के भ्रष्टाचार के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार बना दिया है। तभी यदि चुनाव नतीजों को ध्यान से देखें तो साफ लगेगा कि भाजपा के लिए कांग्रेस को हराना बहुत आसान है। जहां भी कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला है वहां भाजपा ज्यादा आसानी से चुनाव जीतती है। विधानसभा चुनावों में भी यह ट्रेंड है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो अब यह थंब रूल की तरह स्थापित हो गया है। कांग्रेस के जो 52 सांसद अभी है उनमें से ज्यादातर वहां जीते हैं जहां उनको सहयोगी पार्टियों का साथ मिला है या भाजपा से सीधे उसे नहीं लड़ना पड़ा है। सो भाजपा की राजनीति है कांग्रेस कमजोर रहे और प्रादेशिक पार्टियां हारकर या टूटकर खत्म हो जाए। फिर देश में भाजपा का स्थायी राज बनेगा, एक दलीय लोकतंत्र स्थापित होगा। कहने को और भी पार्टियां होंगी, लेकिन उनका अस्तित्व मायने वाला नहीं होगा। सो एक रणनीति के तहत भाजपा उन पार्टियों को तोड़ने के प्रयास करती है जिनको हरा नहीं पाती है। इस बात को जरा महाराष्ट्र में शिवसेना के उदाहरण से समझा जाए। कायदे से शिवसेना के प्रति भाजपा को एहसानमंद होना चाहिए था, क्योंकि उसके दम से ही भाजपा महाराष्ट्र में फली फूली और सत्ता में आई थी। लेकिन जब लगा कि राज्य में भाजपा अपने दम पर पर्याप्त मजबूत हो गई है और ठाकरे परिवार की कमान वाली शिवसेना उसके और मजबूत होने के रास्ते में बाधा है, तो शिवसेना को कमजोर करने का मिशन शुरू हुआ। पहले बड़े भाई की भूमिका में रही शिवसेना को छोटा भाई बनाया गया। उससे भी काम नहीं चला तो उसमें विभाजन करा दिया गया। भाजपा की आगे की राजनीति को इस बात से समझे कि उसने 288 सदस्यों की विधानसभा में सिर्फ 40 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रखा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ठाकरे परिवार की राजनीति को खत्म किया जाए। यदि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली और महाराष्ट्र में गहरी जड़ें वाली शिवसेना समाप्त होती है तो एकनाथ शिंदे आदि को निपटाना तो उसके बाएं हाथ का काम होगा। तब तो उनकी पार्टी का विलय भाजपा में भी हो सकता है, हो जाएगा। भाजपा यही काम बिहार में कर चुकी है। बिहार में एक पार्टी है सन ऑफ मल्लाह के नाम से उभरे मुकेश सहनी की। उसका नाम है विकासशील इंसान पार्टी का नाम। भाजपा से उसने तालमेल किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के 4 विधायक जीते थे और सहनी राज्य सरकार में मंत्री बने थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब सहनी की पार्टी के एक विधायक का निधन हुआ था और खाली हुई सीट पर भाजपा ने तुरंत अपना दावा कर दिया। जब सहनी ने सीट नहीं छोड़ी तो उनकी पार्टी के बचे हुए 3 विधायकों को भाजपा ने अपने में मिला लिया। मुकेश सहनी छाती पीटते घूम रहे हैं और अब वे भी मजबूरी में वापस पुराने ढर्रे पर आ गए हैं। सुना जा रहा है कि वे फिर भाजपा के साथ ही जाएंगे। बहरहाल
भाजपा ने जो काम महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया, वह काम बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भी करने की तैयारी थी। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बागी कराया गया था, उसी तरह बिहार में आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाकर बागी बनाया गया। पूर्व आईएएस अधिकारी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी के जरिए जदयू को तोड़कर भाजपा की अपनी सरकार बनाने की तैयारी थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुकाबले में नीतीश कुमार ज्यादा होशियार निकले और उन्होंने बाजी पलट दी। नीतीश भाजपा को छोड़कर राजद के साथ चले गए। उनकी पार्टी में बगावत कराने से पहले एक योजना के तहत सन 2020 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन से अलग किया गया। चिराग पासवान ने अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार की पार्टी के हर उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश की पार्टी सिर्फ 43 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। इतना कमजोर हो जाने के बाद फिर भाजपा को उसे तोड़ना आसान लग रहा था, लेकिन वह नहीं हो सका। नीतीश समय पर चेत गए। सोचिए, यह काम भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए किया था। सो भाजपा की पहली कोशिश प्रादेशिक पार्टियों को हराने की होती है। यदि हरा नहीं सकते हैं तो उनके अंदर तोड़फोड़ करानी है, ताकि अंदरूनी झगड़े की वजह से पार्टी कमजोर हो। भाजपा ने इसका प्रयास तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सभी तरफ किया है। कहीं कामयाबी मिली है और कहीं नहीं मिल पाई। जहां कामयाबी नहीं मिली है वहां कोशिश जारी है। इन राज्यों में भाजपा ने सफलता से प्रादेशिक पार्टियों के लीडर छत्रपों के घर में झगड़ा भी कराया या कराने की कोशिश रही है। ये पार्टियां या तो भाजपा के कारण टूटी है या उनकी टूट का भाजपा ने फायदा उठाया। मिसाल के तौर पर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल टूटी तो भाजपा ने उसका फायदा उठाया। ओम प्रकाश चौटाला के पोते को उप मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नंबर 2 नेता शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया, अपनी ताकत बढ़ाई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के परिवार में पहले से बनी फूट का फायदा उठाने की भाजपा कोशिश कर रही है। पिछले दिनों अमित शाह ने जूनियर एनटीआर से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में भी खेला हो गया था, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में लौट गए। तमिलनाडु में भाजपा अन्ना डीएम की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की लगातार कोशिश करते हुए। बहरहाल एपिसोड अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.